हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू मॉड्यूल 4 और इसमें हम लोग पढ़ेंगे कार्य, ऊर्जा और शक्ति। ये तीनों ही फिज़िक्स और इंजीनियरिंग के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स हैं। और आपने भी जनरल लाइफ में एक्सपीरियंस किया होगा कि फॉर एग्ज़ाम्पल आप टॉर्च है उससे लाइट जला रहे हैं तो वो तब तक ही जलेगी जब तक टॉर्च में बैटरी है। या यहाँ पर तो आपको कोई यांत्रिक कार्य नहीं समझ में आ रहा होगा। फॉर एग्ज़ाम्पल आपको कोई कार चलानी है तो किसी न किसी रूप में आपको कुछ उसमें डालना ही पड़ता है, चाहे आप पेट्रोल डालें, डीजल डालें या बैटरी लगाएं। या एक इंसान को भी कार्य करने के लिए खाना खाना पड़ता है। अगर किसी इंसान को लंबे समय तक खाना नहीं दिया जाए तो वो थक कर कार्य नहीं कर पाएगा। तो इस मॉड्यूल में हम लोग इन चीज़ों के बारे में वैज्ञानिक दृष्टिकोण से पढ़ेंगे और इन चीज़ों को कैलकुलेट करेंगे कि कार्य कितना हुआ, उसमें ऊर्जा कितनी लगी और ये सब कैलकुलेशंस किस तरह होंगे। तो अगेन मैं आपसे क्वेश्चंस पूछूंगा। आपको अगर क्वेश्चन का आंसर खुद करना है तो आप वीडियो को पॉज कर देंगे, क्योंकि क्वेश्चन बोलते ही मैं उसका सॉल्यूशन करना शुरू कर दूंगा। तो चलिए शुरू करते हैं। 100 kg की वस्तु को 500 न्यूटन बल द्वारा 60 डिग्री के आनत तल पर 10 मीटर की दूरी तक चढ़ाया जाता है। उस बल द्वारा पिंड पर किया गया कार्य। तो पहला ही प्रश्न कार्य कैलकुलेट करने का है और यहीं से हम लोग कार्य को परिभाषित करेंगे। इसके अलावा सदिशों के डॉट प्रोडक्ट को भी परिभाषित करेंगे। तो कार्य की परिभाषा होती है किसी पिंड पर लगाया गया बल और उस बल की दिशा में हुए विस्थापन के गुणनफल को उस बल द्वारा पिंड पर किया गया कार्य कहते हैं। मान लीजिए किसी वस्तु पर इस क्षैतिज दिशा में एक F बल लगाया जाता है और बल के साथ थीटा कोण बनाते हुए वस्तु में S विस्थापन होता है। तो कार्य बराबर क्या होगा? बल गुने बल की दिशा में हुए विस्थापन का गुणनफल। तो यहाँ विस्थापन तो हुआ है लेकिन बल की दिशा में नहीं हुआ है, दूसरी दिशा में हुआ है। तो आप क्या कीजिए कि इस विस्थापन का इस बल की दिशा में कितना अवयव होगा वो ले लीजिए। देखिए यहाँ पर ये विस्थापन है S, तो अगर आप बल की दिशा में चलेंगे यानी इस दिशा में चलेंगे तो ये विस्थापन कहाँ तक पहुँचेगा? यहाँ तक पहुँचेगा, राइट। तो इसको ही बोलेंगे कि बल की दिशा में इस विस्थापन का अवयव। ये मैथमेटिकली होगा कितना? देखिए ये हम लोग सीधे ले रहे हैं लंबवत, तो ये 90 डिग्री हो गया। और आप ट्रिग्नोमेट्री लगाएंगे तो आपको ये मिलेगा, ये विकर्ण हो गया, ये आधार हो गया, ये आपको मिल जाएगा S cos थीटा। तो वास्तविक विस्थापन S है लेकिन बल की दिशा में हुआ विस्थापन S cos थीटा है, राइट। तो कार्य कितना हो जाएगा? बल गुने बल की दिशा में हुआ विस्थापन यानी S cos थीटा। सिंपली आप इसको Fs cos थीटा लिख सकते हैं। यहाँ पर मैं आपको ये भी बताना चाहूँगा कि यदि A और B दो सदिश हों जिनके बीच का कोण थीटा है तो AB cos थीटा को A और वेक्टर B का डॉट प्रोडक्ट या अदिश गुणनफल भी कहते हैं, जहाँ पर A और B क्या हैं? वेक्टर A और वेक्टर B के परिमाण हैं, राइट। और डॉट प्रोडक्ट इसे बोला जाता है और डिनोट किया जाता है वेक्टर A डॉट वेक्टर B। यहाँ पर जो एरो का साइन है वो ये दर्शा रहा है कि A और B वेक्टर। तो आइए तुलना करें। यहाँ पर भी F बल एक सदिश है, विस्थापन भी एक सदिश है और इस तरह से F S cos थीटा। तो इसको लिख सकते हैं F वेक्टर डॉट S। पढ़ेंगे F डॉट S। ये है क्या? यह है बल और विस्थापन का अदिश गुणनफल यानी कि डॉट प्रोडक्ट। मतलब हो गया किया गया कार्य इज इक्वल टू Fs cos थीटा या फिर वेक्टर F डॉट वेक्टर S। और किन्हीं दो सदिशों का जो डॉट प्रोडक्ट होता है वो एक अदिश राशि होती है, ठीक है। अदिश राशि होता है इस प्रकार से। कार्य क्या है? दो सदिशों का अदिश गुणनफल है, इसलिए कार्य एक अदिश राशि। तो वापस से अपने क्वेश्चन पर आते हैं। हाँ, यहाँ क्वेश्चन में होना चाहिए था 500 न्यूटन के क्षैतिज बल द्वारा। क्षैतिज बल द्वारा मतलब ये बल की दिशा है और विस्थापन इस दिशा में आनत तल पर हो रहा है 60 डिग्री बनाते हुए 20 मीटर।
ठीक है। तो विस्थापन और बल के बीच का कोण 60 डिग्री है। कार्य बराबर हो जाएगा एफ एस कॉस थीटा, एफ 500 न्यूटन, विस्थापन 20 न्यूटन, और थीटा 60 डिग्री है तो कॉस थीटा हाफ हो गया। इस तरह कैलकुलेट करके आया 5000 जूल। यहाँ मात्रक क्या होगा कार्य का, बल के लिए न्यूटन, विस्थापन के लिए मीटर, कॉस थीटा के लिए कुछ नहीं, तो न्यूटन मीटर, इसको ही हम लोग जूल कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, कार्य है एक ध्रुवीय सदिश, घूर्णन सदिश, अदिश या इनमें से कोई नहीं, तो कार्य जैसा कि मैंने बताया अदिश राशि है। क्वेश्चन नंबर 3 है, ऊर्जा का ऐसा ही मात्रक है जूल, न्यूटन मीटर, केजी मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, तीनों। तो ये तीनों ही कार्य के ऐसा ही मात्रक हैं, कार्य व ऊर्जा के ऐसा ही मात्रक है, मैंने मॉड्यूल 1 में ये बता दिया। क्वेश्चन नंबर 4 है, छत पर दौड़ते लड़के में कौन सी ऊर्जा निहित है? तो ऑप्शंस हैं गतिज ऊर्जा, स्थितिज ऊर्जा, ऊष्मीय ऊर्जा, ए एवं बी दोनों। तो इसके लिए आपको विभिन्न प्रकार की ऊर्जाओं के बारे में जानना पड़ेगा। सबसे पहले तो ऊर्जा के 2 प्रकार होते हैं, यांत्रिक ऊर्जा और अयांत्रिक ऊर्जा। यांत्रिक ऊर्जा में 2 प्रकार की ऊर्जा होती है, गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा। बाकी जितनी ऊर्जाएं हैं जैसे कि प्रकाशीय ऊर्जा, विद्युत ऊर्जा, नाभिकीय ऊर्जा, सौर ऊर्जा, बहुत लंबी लिस्ट है, ये अयांत्रिक ऊर्जा है। तो उसके भी पहले मैं आपको बता दूं कि ऊर्जा कहते किसको है। तो जैसा कि मैंने इंट्रोडक्शन के टाइम ही बताया था कि जब भी आप कार्य करना चाहते हैं तो आपको किसी न किसी रूप में ऊर्जा की ज़रूरत पड़ती है, चाहे आप वो विद्युत के रूप में यूज़ करें या पेट्रोल या डीजल के रूप में यूज़ करें। आप जो खाना खाते हैं उसमें ग्लूकोज के रूप में ऊर्जा होती है, या कार्बोहाइड्रेट के रूप में, वसा के रूप में ऊर्जा होती है। और ऊर्जा के कई रूप हैं। इससे मिलती क्या है, कार्य करने की क्षमता आपको मिलती है। ऊर्जा के बिना आप कार्य नहीं कर सकते, तो ऊर्जा को कहा जाता है कि ऊर्जा कार्य करने की क्षमता को कहते हैं। जितना कार्य आप करेंगे उतनी ही ऊर्जा की आपको आवश्यकता होगी, और जितनी ऊर्जा आपके पास है उतना ही कार्य आप कर सकते हैं। ऊर्जा ही कार्य में बदल जाती है। तो आप कह सकते हैं कि ऊर्जा और कार्य जो है इक्विवेलेंट भौतिक राशियां हैं। ऊर्जा और कार्य एक ही प्रकार की भौतिक राशियां हैं, दोनों ही अदिश राशि हैं, दोनों का ही मात्रक जूल है। और टू बी मोर प्रिसाइज हमें कहना चाहिए कि कार्य ऊर्जा को एक रूप से दूसरे रूप में बदलने का तरीका है। जब आप कार्य करते हैं तो ऊर्जा को यूज करते हैं, और कार्य करने के बाद ऊर्जा जो है दूसरे रूप में बदल जाती है। तो ऊर्जा का मात्रक वही होता है जो कार्य का होता है, जूल, और साथ में न्यूटन मीटर भी। और न्यूटन आप जानते ही हैं केजी मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर होता है, उसमें एक और केजी से मीटर से मल्टीप्लाई कर देंगे तो केजी मीटर स्क्वायर प्रति सेकंड स्क्वायर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर क्या हो जाएगा? तो उसके लिए हमें गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा को परिभाषित करना होगा। कोई भी वस्तु जिसमें द्रव्यमान होता है और वो गति कर रही होती है, उसमें कार्य करने की क्षमता होती है। कार्य करने की क्षमता को ही ऊर्जा कहते हैं। तो इस प्रकार अगर वस्तु गति कर रही है तो उसमें कार्य करने की क्षमता यानी कि ऊर्जा है। इस प्रकार की ऊर्जा को जो गति के कारण उत्पन्न हो रही है गतिज ऊर्जा कहते हैं। और स्थितिज ऊर्जा क्या होती है? जब आप किसी वस्तु में किसी संरक्षी बल के विरुद्ध कार्य करते हैं तो आपके द्वारा किया गया कार्य उसमें ऊर्जा के रूप में स्टोर हो जाता है। उस ऊर्जा को कहते हैं स्थितिज ऊर्जा। फॉर एग्जाम्पल, पेन पृथ्वी के सतह पे ऊपर रखा हुआ है, आपको इसको उठाने के लिए कार्य करना पड़ता है। जब आप भारी वस्तु उठाएंगे तो ये बात आपको ज़्यादा समझ में आएगी कि उस वस्तु पे कार्य करना पड़ता है। और जब आप उसको यहाँ ला करके रख देते हैं तो आप जैसे ही छोड़ेंगे वापस से ये गतिज ऊर्जा में बदल जाएगी। तो इसका मतलब जब आप वस्तु को उठाकर रखे हुए हैं तब भी उसमें ऊर्जा है, क्योंकि आपने जब इसको ऊपर उठाया तब आपने गुरुत्वाकर्षण बल के विरुद्ध कार्य किया। और गुरुत्वाकर्षण बल एक संरक्षी बल है, और उसके विरुद्ध जब आप कार्य करेंगे तो वो स्थिति ऊर्जा में बदल जाएगी। सिर्फ गुरुत्वाकर्षण बल ही नहीं है बल्कि स्थिर विद्युत बल भी है। तो एक मान लीजिए कि एक आवेश रखा हुआ है, एक दूसरे धनावेश को आप इसके करीब लाना चाहेंगे तो आपको बल लगाना पड़ेगा, स्थिर विद्युत बल के विरुद्ध आपको कार्य करना पड़ेगा। और जब आप इस दूसरे आवेश को इसके नज़दीक ला करके रखेंगे तो आपके द्वारा किया गया कार्य इस आवेश की स्थितिज ऊर्जा में बदल जाएगी। इसको विद्युत स्थितिज ऊर्जा बोलेंगे।
एक स्प्रिंग को खींचने के लिए भी आपको कार्य करना पड़ता है, आपको स्प्रिंग के प्रत्यानयन बल के विरुद्ध कार्य करना पड़ता है, और स्प्रिंग का प्रत्यानयन बल भी एक संरक्षी बल है। तो यहाँ पर भी आप स्प्रिंग पर आप जो कार्य करते हैं वो स्थितिज ऊर्जा में बदल जाती है। तो जब एक छत पे एक लड़का दौड़ रहा है तो छत पे वो बिना कार्य किए तो नहीं पहुंचा होगा, लिफ्ट के थ्रू या सीढ़ी के थ्रू वो ऊपर चढ़ा होगा, और ऊपर चढ़ा होगा तो वो गुरुत्व बल के खिलाफ, गुरुत्व बल के विरुद्ध उसने कुछ कार्य किया होगा। यह कार्य उसमें स्थितिज ऊर्जा के रूप में स्टोर्ड अप हो गई होगी। देखिए, बार बार इतने लंबे एक्सप्लेनेशन की ज़रूरत नहीं है। कोई भी वस्तु जो पृथ्वी की सतह से कुछ ऊंचाई पर है उसमें स्थितिज ऊर्जा होती है, गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा। तो लड़का जब छत पर है, ऊंचाई पर है, तो उसमें स्थितिज ऊर्जा है, और दौड़ रहा है तो गति कर रहा है, उसमें गतिज ऊर्जा भी है, दोनों है। इस प्रकार डी सही उत्तर हो जाएगा, स्थितिज और गतिज ऊर्जा दोनों। प्रश्न 5 है 250 ग्राम के 40 मीटर प्रति सेकंड के वेग से गतिशील गेंद की गतिज ऊर्जा क्या होगी। यहाँ पर मैं आपको गतिज ऊर्जा का फॉर्मूला क्या होगा इसके बारे में बताऊंगा। देखिए, क्या होता है कि किसी वस्तु पर असंतुलित बल के द्वारा किया गया कार्य, असंतुलित बल के बारे में मैंने पिछले मॉड्यूल में बताया था, आप देख लें। असंतुलित बल द्वारा किया गया कार्य उसमें गतिज ऊर्जा में परिवर्तन के बराबर होता है। किसी वस्तु पर अगर आप एक असंतुलित बल लगाते हैं तो उस बल द्वारा किया गया कार्य वस्तु की गतिज ऊर्जा में परिवर्तन के बराबर होता है। आप ये भी कह सकते हैं कि वो कार्य ही गतिज ऊर्जा में बदल जाता है। कोई वस्तु अगर स्थिर अवस्था में है तो उसमें कोई गतिज ऊर्जा नहीं है, क्योंकि वो गति नहीं कर रहा है। फिर आप उसके ऊपर एक असंतुलित बल लगाते हैं और उस बल द्वारा जितना कार्य होता है वही गतिज ऊर्जा में बदल जाता है। मान लीजिए कि एक वस्तु स्थिर अवस्था में है, आप उसमें F बल लगा करके उसको गति में ला देते हैं, तो आप F बल लगाते हैं और बल की ही दिशा में वह S दूरी तय करता है, और उसके बाद आप बल को हटा लेते हैं। यहाँ पर गतिज ऊर्जा की अगर हम व्यंजक प्राप्त करना चाहें तो जितना कार्य आप एक स्थिर वस्तु पे आपने किया वही उसकी गतिज ऊर्जा में बदल जाएगा। तो गतिज ऊर्जा बराबर उस पर किया गया कार्य, जो कि बराबर है Fs के। यहाँ पे मैं cos थीटा नहीं लिख रहा हूँ क्योंकि यहाँ पर थीटा मैंने 0 डिग्री एज्यूम कर रखा है। जिधर आप बल लगा रहे हैं विस्थापन भी उसी दिशा में हो रही है। F = ma होता है और S यहाँ पे ऑलरेडी है। गति के समीकरण द्वारा देख सकते हैं v² = u² + 2as होता है, लेकिन यहाँ पर वस्तु मैंने माना कि स्थिर अवस्था में रखी हुई थी, इसलिए u 0 हो गया, तो v² = 2as हो गया और as = v²/2 हो गया। as का मान यहाँ पर रख दीजिए तो आपको मिल जाएगा गतिज ऊर्जा = हाफ ये 2 कहाँ से आ गया, ये वाला 2, और as के जगह m तो रहेगा ही रहेगा और v²/2 हमने as की जगह रख दिया, v²/2। तो इस प्रकार से गतिज ऊर्जा का व्यंजक 12 mv² प्राप्त होता है, और इस व्यंजक द्वारा यहाँ पर इस गेंद की गतिज ऊर्जा क्या होगी, 250 ग्राम मतलब 1/4 kg, और v है 40 मीटर प्रति सेकेंड। तो गतिज ऊर्जा = 12 1/4 kg × 40 का स्क्वायर, यानी कि 200 जूल। कैलकुलेशन आप देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी वस्तु के संवेग को आधा करने से उसकी गतिज ऊर्जा हो जाएगी। इसके लिए आपको जानना पड़ेगा कि संवेग और गतिज ऊर्जा के बीच क्या संबंध होता है, क्योंकि इस तरह के क्वेश्चंस पूछे जाने की संभावना होती है। देखिए, गतिज ऊर्जा = 12 mv² होता है। ऊपर नीचे अगर m से यानी द्रव्यमान से गुना कर दें तो ऊपर m² v² हो जाएगा, नीचे m हो जाएगा, और mv मतलब संवेग होता है जिसको कि p से डिनोट करते हैं। तो mv की जगह अगर p पुट कर दें तो गतिज ऊर्जा = हो जाता है 12 p²/m। द्रव्यमान तो वस्तु का कांस्टेंट होता है, तो इस प्रकार से जो गतिज ऊर्जा है वो संवेग के स्क्वायर का समानुपाती हो गई। यानी संवेग को अगर आप आधा करेंगे तो गतिज ऊर्जा हो जाएगी आधा का स्क्वायर, यानी कि 1/4।
संवेग को दुगना करने से गतिज ऊर्जा चौगुनी हो जाएगी, आधा करने से 1/4 हो जाएगी। तो आंसर इज सी, चौथाई। क्वेश्चन नंबर 7 है, बल विस्थापन ग्राफ का क्षेत्रफल बताता है। देखिए, बल विस्थापन ग्राफ का जो क्षेत्रफल होगा वो बल विस्थापन का गुणनफल यानी कि कार्य या फिर ऊर्जा के बारे में बताएगा। ऑप्शन डी इज करेक्ट। क्वेश्चन 8 इज, किसी संरक्षी बल के विरुद्ध किया गया कार्य परिवर्तित हो जाता है। जैसा कि मैंने बताया था, संरक्षी बल के विरुद्ध किसी वस्तु में किया गया कार्य स्थितिज ऊर्जा में परिवर्तित हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 9 एक न्यूमेरिकल है। एक पंप 1000 लीटर पानी को 10 मीटर ऊंची टंकी पर चढ़ाता है। पंप द्वारा किया गया कार्य क्या होगा? तो यहाँ पर पंप गुरुत्वाकर्षण बल के विरुद्ध कार्य कर रहा है। तो उसके लिए क्या करना होगा? 1000 लीटर पानी का द्रव्यमान भी 1000 केजी होगा, और इसमें जो पंप है 10 मीटर का विस्थापन करता है क्योंकि इसको 10 मीटर ऊंचा चढ़ाता है। अब 1000 केजी पानी है, उस पर नीचे की तरफ कार्य करने वाला गुरुत्वाकर्षण कितना होगा? द्रव्यमान m और गुणित त्वरण g। और ये तो बल हो गया, उसको विस्थापन से गुना कर दें तो विस्थापन कितना है? टंकी जो है ज़मीन से 10 मीटर ऊंची है, विस्थापन है 10 h। अगर h विस्थापन हो, h ऊंचाई तक कोई किसी वस्तु को चढ़ाया जाए गुरुत्वाकर्षण बल के विरुद्ध, तो उस पर किया गया कार्य होता है बल गुने विस्थापन। बल mg होता है, विस्थापन h होता है, तो किया गया कार्य हो गया mgh। गुरुत्वाकर्षण बल के विरुद्ध किया गया कार्य इज इक्वल टू mgh। याद रख लें, m कितना है? 1000 है, g 9.8 है, h कितना है? 10 है। कैलकुलेट करके हो जाएगा 98,000 जूल। ऑप्शन ए इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 10 है, ऊपर वाले क्वेश्चन में टंकी के पानी की स्थितिज ऊर्जा क्या होगी? तो क्या पानी को ऊपर पहुंचाने से उसमें स्थितिज ऊर्जा आ जाएगी? जब हम लोग पानी को ऊपर चढ़ाते हैं तो हम लोग गुरुत्वाकर्षण बल के विरुद्ध कार्य करते हैं पानी पर। इमेजिन कीजिए कि पंप खराब हो गया हो और आपको सारा पानी खुद ऊपर पहुंचाना हो। इट्स नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल, क्योंकि आपको बहुत ज़्यादा कार्य करना पड़ेगा गुरुत्वाकर्षण बल के विरुद्ध, और गुरुत्वाकर्षण बल एक संरक्षी बल है। तो आपने जितना कार्य किया वही स्थितिज ऊर्जा में बदल जाएगा। तो जैसा कि मैंने अभी पिछले क्वेश्चन में बताया कि आप m द्रव्यमान की वस्तु को h ऊंचाई पर चढ़ाते हैं गुरुत्वाकर्षण बल के विरुद्ध, तो आप उसमें mgh कार्य करते हैं और यही कार्य स्थितिज ऊर्जा में यानी पोटेंशियल एनर्जी में बदल जाता है। तो जो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी है, गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा है, वो होता है mgh। ये मानते हुए कि सतह पर, जब पानी सतह पर थी, नीचे रखी हुई थी भूमि पर, जमीन पर, तो उसकी स्थितिज ऊर्जा 0 थी, और जब हमने उस पर mgh कार्य किया तो अब उसकी स्थितिज ऊर्जा mgh हो गई। तो वंस अगेन आई एम रिपीटिंग, ये मानते हुए कि सतह पर उस वस्तु की स्थितिज ऊर्जा 0 जूल है, h ऊंचाई पर उसकी स्थितिज ऊर्जा mgh हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर 11 है, 5 केजी द्रव्यमान का एक पिंड 15 मीटर की ऊंचाई से गिराया जाता है। 5 मीटर की ऊंचाई पर इसका वेग क्या होगा? इमेजिन कर लीजिए कि 15 मीटर की ऊंचाई से एक 5 केजी की वस्तु को गिरा दिया गया, तो जब वो गिरते गिरते 10 मीटर तय कर लेगा और 5 मीटर की हाइट पे रहेगा, तब उसका वेग क्या होगा? इस तरह के क्वेश्चंस को आप गति के समीकरण से भी बना सकते हैं, लेकिन लंबा पड़ेगा। अगर आप इसमें ऊर्जा संरक्षण का सिद्धांत या फिर यहाँ पर पर्टिकुलरली यांत्रिक ऊर्जा संरक्षण का सिद्धांत लगाएं तो बहुत ही चुटकियों में ये सॉल्व हो जाएगा। यह यांत्रिक ऊर्जा संरक्षण का सिद्धांत क्या है कि एक गिरती हुई वस्तु की कुल यांत्रिक ऊर्जा संरक्षित रहती है। कुल यांत्रिक ऊर्जा बराबर गतिज ऊर्जा प्लस स्थितिज ऊर्जा। किसी वस्तु में उसकी गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा का जो टोटल होता है वो गिरने के दौरान हर पॉइंट पर सेम रहता है। तो जब वस्तु को आपने 15 मीटर की ऊंचाई से गिराया, तो गिराने से पहले उसमें गतिज ऊर्जा नहीं थी क्योंकि वो स्थिर था। उसमें जो कुछ था बस स्थितिज ऊर्जा ही थी। लेकिन जब ये गिरना शुरू करता है तो इसकी ऊंचाई में कमी आती जाती है, और ऊंचाई में कमी आने से स्थितिज ऊर्जा में कमी आती है, और गतिज ऊर्जा शुरू में 0 थी, तो जो स्थितिज ऊर्जा में कमी आ रही है वही स्थितिज ऊर्जा गतिज ऊर्जा में बदलते जा रही है।
यानी जब ये वस्तु बीच में आ जाएगी किसी पॉइंट पर, तो इसमें जो गतिज ऊर्जा होगी वो कितनी होगी, जितनी स्थितिज ऊर्जा में कमी आई होगी उतनी ही गतिज ऊर्जा होगी। तो 15 मीटर की ऊंचाई से हमने गिराया, अभी ये 5 मीटर की ऊंचाई में, तो यहाँ पर इसकी गतिज ऊर्जा हाफ mv² इज इक्वल टू कितनी होगी, स्थितिज ऊर्जा में परिवर्तन, यानी mgh2 माइनस mgh1, mg कॉमन आ गया तो अंदर बचा h2 माइनस h1। ध्यान रखें कि इस तरह के क्वेश्चन में m जो है वो कैंसिल हो जाता है, क्वेश्चन में द्रव्यमान दिया हुआ नहीं रहे तो और अच्छी बात है, क्योंकि कन्फ्यूज़न कम होगा। इस प्रकार से यहाँ पर क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, वेग तो ज्ञात ही करना है, जी आपको कुछ नहीं दिया हुआ है, 9.8 ही ले लें, और h2 15 मीटर की ऊंचाई से गिराया गया था, अभी वो 5 मीटर की ऊंचाई पे है, तो हो गया, यहाँ मैं ऊपर लिख दे रहा हूँ v² इज इक्वल टू, ये 2 इधर आ गया तो मल्टीप्लाई हो गया 2 × 9.8 और इंटू 15 - 5 10, तो ये v इज इक्वल टू हो जाएगा √196 यानी कि 14। इसका मतलब जब 15 मीटर की ऊंचाई से गिराने के बाद ये 5 मीटर की ऊंचाई पर होगी वस्तु, तो इसका वेग 14 मीटर प्रति सेकंड होगा। क्वेश्चन नंबर 12 है, x दूरी से विस्थापित करने पर स्प्रिंग में एकत्रित स्थितिज ऊर्जा होती है। जैसा कि मैंने बताया, स्प्रिंग का प्रत्यानयन बल भी एक संरक्षी बल है। तो जब आप एक स्प्रिंग को खींचते हैं या स्प्रिंग को दबाते हैं तो आपको स्प्रिंग के प्रत्यानयन बल के खिलाफ एक कार्य करना पड़ता है और यह उसकी स्थितिज ऊर्जा में बदल जाती है, स्प्रिंग की स्थितिज ऊर्जा में बदल जाती है। इसको आपको कैलकुलेट करना होगा। कैसे करेंगे? यहाँ प्रॉब्लम क्या है कि जब आप स्प्रिंग को खींचते हैं तो उसका प्रत्यानयन बल कांस्टेंट नहीं रहता है। जैसे जैसे आप खींचते जाते हैं वैसे वैसे उसका प्रत्यानयन बल बढ़ते जाता है और आपको भी उसके अकॉर्डिंग अपनी जो ताकत आप लगा रहे हैं उसको बढ़ाते जाना पड़ता है। शुरू में कम ताकत लगती है, बाद में ज़्यादा ताकत लगाना पड़ता है। तो यहाँ पर कहने का मतलब कि बल कांस्टेंट नहीं है। जब बल ही कांस्टेंट नहीं है तो हम लोग Fs cos थीटा वाला फॉर्मूला कैसे यूज़ करेंगे, क्योंकि F का कोई पर्टिकुलर वैल्यू तो है नहीं। F भी यहाँ पर एक चर है जिसका मान क्या है, स्प्रिंग का बल होता है -kx, मैंने पिछले मॉड्यूल में बताया था। और ये माइनस तो स्प्रिंग का बल है, आप जो बल लगा रहे हैं वो स्प्रिंग के अपोजिट है, इसलिए आपके द्वारा लगाया गया बल जो है वो kx है। यहाँ पे x स्प्रिंग में होने वाला विस्थापन यानी कि उसकी लंबाई में परिवर्तन है। हम स्प्रिंग की स्थिति ऊर्जा निकालने के लिए बल विस्थापन ग्राफ का सहारा लेंगे। जैसे जैसे आप इस ग्राफ में दिख रहा है कि जैसे जैसे आप स्प्रिंग को खींचते जा रहे हैं वैसे वैसे उसको खींचने के लिए लगाया गया बल भी बढ़ते ही जा रहा है। जब आप स्प्रिंग को पूरी x दूरी तक खींच देते हैं तो बल F तक बढ़ जाता है। और इस ग्राफ का क्षेत्रफल कितना होगा, ये इसका क्षेत्रफल है। और बल विस्थापन ग्राफ का क्षेत्रफल तो क्या बताता है, कार्य बताता है। और ये जो कार्य आपने स्प्रिंग पर किया है वो उसकी स्थितिज ऊर्जा में बदल जाएगा। और कार्य होता कितना है, इसका क्षेत्रफल। क्षेत्रफल, इस ग्राफ का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, ये त्रिभुजाकार ग्राफ है तो हाफ, आधार इसका x है और इसकी ऊंचाई है f। और आपको पता ही है कि स्प्रिंग का ये जो f होता है वो किसके बराबर होता है, kx के बराबर होता है। ध्यान दीजिए, यहाँ पर हम स्प्रिंग का प्रत्यानयन बल नहीं ले रहे हैं, हम स्प्रिंग के प्रत्यानयन बल के विरुद्ध लगाए गए अपने बल की बात कर रहे हैं। हम ये स्प्रिंग के प्रत्यानयन बल के विपरीत दिशा में लगाते हैं, इसलिए यहाँ पे माइनस हटा दिया है हमने। तो कैलकुलेट करके ये कितना हो जाएगा, ½ kx²। इसका मतलब स्प्रिंग को अगर आप x दूरी से खींचते हैं तो उसमें उत्पन्न स्थितिज ऊर्जा ½ kx² होती है। इसको याद रखिए, इससे कभी कभार न्यूमेरिकल पूछ लिया जाता है और इस कॉन्सेप्ट का यूज़ सरल आवर्त गति पढ़ते समय भी होता है, इसको याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 13 है, एक बच्चे को किस वेग से दौड़ना चाहिए ताकि वह पोल वॉल्ट में 2.5 मीटर की कूद लगा सके। ये इस तरह के क्वेश्चन को आपको ऊर्जा संरक्षण के सिद्धांत का उपयोग करते हुए बनाना पड़ता है। ऊर्जा संरक्षण का सिद्धांत क्या है कि ऊर्जा कभी डिस्ट्रॉय नहीं होती है, ऊर्जा सिर्फ एक रूप से दूसरे रूप में बदल सकती है। यहाँ से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं वेरियस कि कौन सा यंत्र है जो यांत्रिक ऊर्जा को या फिर पर्टिकुलरली गतिज ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है, डायनेमो। कौन सा उपकरण है जो विद्युत ऊर्जा को गतिज ऊर्जा में बदलता है,
ज़्यादा पर्टिकुलर गतिज ऊर्जा है, कहीं पर यांत्रिक ऊर्जा भी दिया हुआ रह सकता है, तो ये उपकरण होगा मोटर। मोटर में आप इलेक्ट्रिसिटी देते हैं, बदले में क्या मिलता है आपको? गतिज ऊर्जा मिलती है रोटेशन के रूप में। कौन सा उपकरण है जो ध्वनि को विद्युत ऊर्जा में बदलता है? तो अभी जो मैं यूज़ कर रहा हूँ माइक्रोफोन, मैं बोल रहा हूँ, वो उसको तार के थ्रू विद्युत ऊर्जा में बदल के तार के थ्रू फ़ोन में भेज देता है और फ़ोन में वो डेटा के रूप में स्टोर हो जाता है। ये सब चीज़ आप नोट डाउन कर सकते हैं। कौन सा उपकरण है जो उल्टा काम करता है, विद्युत ऊर्जा को ध्वनि में बदलता है? तो ये काम करता है लाउड स्पीकर। लाउड स्पीकर विद्युत ऊर्जा को ध्वनि में बदलता है। सोलर सेल जो है वो सौर ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। एक नॉर्मल सेल जो है या बैटरी जो है वो रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलती है। ये चीज़ें आप नोट डाउन कर लें, बिकॉज ये चीज़ें पूछी जाती हैं एग्ज़ाम में। तो कमिंग बैक टू क्वेश्चन नंबर 13, यहाँ पर एक बच्चा पोल वॉल्ट खेल रहा है, उसको कूदना है, तो वो क्या करेगा? दौड़ते हुए आएगा और उसमें दौड़ रहा है तो उसमें गतिज ऊर्जा है, उसको ही वो कूदते समय स्थितिज ऊर्जा में बदल लेता है। जब वो कूदता है तो ऊंचाई तक जाता है और जितनी ऊंचाई में जाता है उसकी स्थितिज ऊर्जा उसमें उतनी ज़्यादा हो जाती है। अब तो वो जितना ज़्यादा तेज़ी से दौड़ेगा उसमें उतनी ज़्यादा गतिज ऊर्जा होगी और उसको स्थितिज ऊर्जा में बदलने में उतनी ही आसानी होगी, उतना ही वो ऊंचा कूद सकेगा। यहाँ पर क्या करते हैं? गतिज ऊर्जा ही हम लोग ये मान करके चलते हैं कि जो उसकी गतिज ऊर्जा है वही स्थितिज ऊर्जा में बदल जाती है। एम एम कैंसिल हो गया, तो गतिज ऊर्जा स्थिति ऊर्जा में बदल गई, हाफ mv² mgh में बदल गया। दोनों को बराबर कर दिए क्योंकि यही इसमें कन्वर्ट हो गया। एम कैंसिल, और अब सॉल्व करेंगे तो g 9.8 है, ये 2 इधर आ गया और हाइट है 2.5 मीटर। सॉल्व करके आ जाएगा 49, तो v इज इक्वल टू स्क्वायर इधर आएगा तो रूट हो जाएगा 7 मीटर प्रति सेकंड, यानी उसे 7 मीटर प्रति सेकंड के स्पीड से दौड़ना होगा। तो लास्टली शक्ति का कॉन्सेप्ट बच गया, यानी पावर का कॉन्सेप्ट। क्वेश्चन नंबर 14 से क्लियर हो जाएगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 14 क्या है? प्रश्न 9 में पंप द्वारा ली गई शक्ति क्या होगी यदि वह 1000 लीटर पानी चढ़ाने में 1 मिनट 40 सेकंड का समय लेता है? तो सबसे पहले शक्ति होती क्या है? देखिए, आप 2 मोटर लें और दोनों से आपको 1000 लीटर पानी ऊपर चढ़ाना है, तो क्या दोनों समान समय में चढ़ाएंगे? तो जिस मोटर का वॉटेज ज़्यादा होगा, जो ज़्यादा वॉट का होगा, वो जल्दी चढ़ा देगा। पावरफुल मोटर जल्दी चढ़ाता है, कम पावरफुल मोटर ज़्यादा टाइम लेता है। तो काम कितनी स्पीड से कोई कर लेता है, कोई उपकरण या कोई व्यक्ति काम कितनी तेज़ी से कर लेता है, उसको ही शक्ति कहते हैं। तो ज़्यादा मैथमेटिकल लैंग्वेज में कहेंगे कि कार्य करने की दर को शक्ति कहते हैं। कार्य करने की दर मतलब 1 सेकंड में कोई वस्तु जितना कार्य करती है उसको बोलेंगे कार्य करने की दर। तो माना कोई वस्तु t सेकंड में w कार्य करती है, तो 1 सेकंड में कितना कार्य करेगी? w/t, यही कार्य करने की दर हो गया और इसी को बोलेंगे शक्ति। पावर इज इक्वल टू w/t। तो क्वेश्चन नंबर 9 में हमने कार्य कितना निकाला था? 98,000 जूल। ओके, तो ये कार्य 98,000 जूल ऑलरेडी कैलकुलेट किया हुआ है। समय कितना है? समय है 1 मिनट 40 सेकेंड, जिसको आप सेकेंड में बदल लें तो 100 सेकेंड होगा और 2 जीरो कैंसिल। 980 वॉट। वॉट जो है शक्ति का ऐसा ही मात्रक होता है, कार्य का जूल होता है और समय का सेकंड होता है, तो ये जूल प्रति सेकंड हो गया। जूल प्रति सेकंड को ही वॉट कहते हैं। उसके बाद लास्ट क्वेश्चन है, एक BOT यूनिट यानी कि बोर्ड ऑफ ट्रेड यूनिट इज इक्वल टू कितना जूल? आपके घर में जो इलेक्ट्रिसिटी बिल आता है ना, वो आप बोलते हैं कि इतना यूनिट उठ गया, उसका इतना पैसा होगा। तो वहाँ पर जो यूनिट होता है, मान लीजिए 10 यूनिट 12 यूनिट जो भी है, वही BOT यूनिट है। और 1 BOT यूनिट किसको कहते हैं? किलोवाट आवर को BOT यूनिट कहते हैं। ये किसका मात्रक है? ये ऊर्जा का मात्रक है। आप जो
पैसे देते हैं वो आप विद्युत ऊर्जा जितनी आपने खर्च की उसके ही पैसे देते हैं, राइट। तो इसको समझने के लिए आपको एक चीज़ पे ध्यान देना पड़ेगा कि जूल प्रति सेकंड को ही वॉट कहते हैं, राइट। प्रति सेकंड को आप ऐसे भी लिख सकते हैं। तो जूल इज इक्वल टू क्या हो गया, ये एस ऊपर चला जाएगा, वॉट सेकंड। तो वॉट सेकंड ही जूल होता है। तो इसको आपको जूल में बदलने के लिए इसको वॉट सेकंड में बदलना होगा। यहाँ दो चीज़ें हैं, किलोवाट है और फिर आवर है। तो किलोवाट में, 1 किलोवाट में कितने वॉट होंगे, तो किलो का मतलब होता है 1000 में बदल गया। फिर आपको आवर को बदलना है सेकंड में। तो 1 घंटे में 3600 सेकंड होते हैं, 60 × 60। इस तरह से क्या हो गया, 3.6 × 10⁶ जूल। तो याद रख लें कि 1 किलोवाट आवर, जिसको BOT यूनिट भी कहते हैं, इज इक्वल टू 3.6 × 10⁶ जूल। तो दैट्स ऑल फॉर दिस मॉड्यूल।